अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज का जो मैं प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ ये आपके लिए और हुकूमत पाकिस्तान और जितनी सूबाई हुकूमतें उन सब के लिए आई ओपनर होना चाहिए। ये ना कहिएगा कि पहले नहीं बताया था या हमें एडवांस वार्निंग नहीं मिली थी। पिछले साल सैलाब आया, सैलाब ने 1800 लोगों को कत्ल कर दिया, हलाक कर दिया, जाँ बहक कर दिया और जो हज़ारों मवेशी उनके गए वो अपनी जगह पे, और जो नुकसान हुआ वो तो अभी तक पूरा हो रहा है। सैलाब आया, सैलाब चला गया, लोग चले गए, लोग मर गए, लोग खानदान उजड़ गए, हम सब भूल गए। और अब हम जून के इस महीने में हैं और प्रिडिक्शन है मेट डिपार्टमेंट की कि 137 मिलीमीटर बारिश होनी है अगले महीने से, और मानसून की हवाएं जो हैं पाकिस्तान में अगले 3 हफ्ते के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएंगी बैर हिंद की साइड से। और ये पिछले साल से ज़्यादा तबाही होगी क्योंकि इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे, देयर बी मोर वाटर, और इसलिए तबाही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है क्योंकि किसी ने कोई उसकी तैयारी तो की नहीं है। और पिछले साल भी किसी को अनएक्सपेक्टेड नहीं पकड़ा था। ये सारा झूठ है, ये पॉलिटिकल लोगों का आपसे झूठ है, सूबाई हुकूमतों का आपसे झूठ है। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जब सैलाब आया तो वहाँ से लेके सिंध के पसमानदा इलाकों के अंदर सैलाब जो था उसके बीच में तकरीबन 28 दिन का वक्फा था, और 28 दिन से सैलाब आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था। और क्या हुआ? को बंद गलत टूट गया, को कच्चे की जगह पानी जो है आबादी में आ गया। खैर, जो हुआ सो हुआ। जो पिछले साल तबाह हुए थे वो तो अभी तक अपने घर नहीं बसा पाए, लेकिन इस साल कौन कौन मरेगा, कौन कौन तबाह होगा, इसका आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। आज हमारे साथ मेहमान हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे हमने इनको दावत दी है। हदीका कियानी पाकिस्तान की मशहूर पॉप स्टार हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इनके बड़े फैंस हैं, मिलियंस ऑफ फैंस दैट शी हैज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन आज ये यहाँ एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। हदीका कियानी नॉट एज सिंगर बट हदीका कियानी एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सैलाब में 2010 में हुआ क्या था, ताकि आपको भी याद आए और हमें भी याद रहे। वॉच नाउ। पिछले साल पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब तकरीबन 2000 अफराद की जान लेने और 12,500 अफराद को जख्मी करने के बाद अपने पीछे बीमारी, तकालीफ और रंजो गम की अनगिनत दास्तानें छोड़ गया। पाकिस्तान के 121 अजला में से 84 बुरी तरह मुतासिर हुए। 2 करोड़ से जायद मुतासिर अफराद को इस सैलाब के सदमात सहने पड़े, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 10वां हिस्सा है। हिमालय के पहाड़ों से बहरे अरब के साहिलों तक देहातों की तबाही एक नाकाबिले फरामोश अलमिया है। सैलाब के साथ साथ तूफानी बारिशों ने 14 लाख एकड़ पर खड़ी तैयार फसलों को तबाह कर दिया। 18 लाख मकानात या तो जमीन बोस हो गए या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में 2 करोड़ अफराद बेघर हो गए। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को 500 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा, जिसमें लाइव स्टॉक और खड़ी फसलों को पहुंचने वाला नुकसान भी शामिल है। इस तरह पाकिस्तान की मईशत को इस सैलाब के बायस तकरीबन 43 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। 968 मराकज़ सेहत में से 517 ज़ेरे आब हो गए। 10,685 स्कूल बंद हो गए। 100 पुल और 400 किलोमीटर सड़कें नुकसान की जद में आईं। बेशुमार ग्रिड स्टेशन भी महफूज न रह सके। वेलकम बैक। आप देख रहे थे एक स्पेशल पैकेज जो आपको हमने दिखाया तबाही के बारे में, जो सैलाब से तबाही हुई, कमर टूटी हुई है। मैं इसके बारे में आपको मैंने मजीद चीज़ें दिखानी हैं जो इंतहाई दुख के साथ भी हैं और कुछ अच्छी भी हैं। ये नहीं है कि उसमें कोई अच्छी बातें नहीं है, उसमें देयर आर मेनी गुड पॉइंट्स टू इट। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं और जो रेस्क्यू एजेंसीज़ हैं, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे काम किया, बिलखसूस तो रिहेबिलिटेशन एंड रेस्क्यू, वहाँ पे क्या हुआ, वॉच नाउ। पाकिस्तान में सैलाब के बाद मुतासिरीन की मुश्किलात खत्म नहीं हुई। उनके लिए आज भी इंसानी बुनियादों पर फौरी बहाली के लिए इमदाद नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से 1.96 अरब डॉलर की अपील की गई थी, जिसमें से अब तक 66.5% यानी 1.3 अरब डॉलर मौसूल हो चुके हैं। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुतासिरीन की बहाली का काम काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है।
लेकिन बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर में ये काम अभी भी सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन बैनुल-अक़वामी इदारे इस बारे में और राय रखते हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए अभी तक जामे हिकमत अमली तैयार ही नहीं की, जिसकी अदम मौजूदगी मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफे का बायस है। सैलाब ज़दा इलाकों में इंसानी बहरान पहले से ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। खास तौर पर मुल्क के जनूबी हिस्सों में ये बहरान अब भी जारी है। 2 माह बाद पाकिस्तान में मॉनसून की बारिशें शुरू हो जाएंगी और ऐसे में कई हजार मुतासरीन अब भी बगैर छत और मुनासिब रिहाइश के जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और रियासती इदारों में जारी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां और इख्तियारात की सूबों को मुंतकली के अमल के बायस सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए हिकमत अमली की तैयारी में ताखीर का बायस है। हुकूमत ने जनवरी में मुतासरीन के लिए जारी हंगामी इमदाद का प्रोग्राम खत्म कर दिया, जिसकी वजह से मुतासरीन पर मनफी असरात मुरतब हुए। सैलाब ने साल 2005 में आने वाले तबाहकुन जल्जले से कहीं ज्यादा वसी इलाके और आबादियों को मुतासिर किया। बास लोगों के मुताबिक अगर जल्जला मुतासरीन आज तक बहाली के मंसूबों की तकमील के कई अहम मंसूबों के मुंतजिर हैं, तो ऐसे में सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए दरकार वक्त का अंदाजा बाखूबी लगाया जा सकता है। वेलकम बैक। हदीका कियानी, आपने भी देखा तबाही कितनी हुई, आपने भी देखा कि रिहेबिलिटेशन जो है अभी चंद फीसद हुई है सिर्फ। और मैं तो बड़े ऑनेस्टली कहूँगा कि अगर पाकिस्तान आर्मी ना हो, पाकिस्तान नेवी ना हो, क्योंकि सिंध में उन्होंने बड़ा काम किया है, तो ये कुछ और को 30, 40, 50 हज़ार लोग वैसे ही मर जाते। मैं बिल्कुल एग्री करूँगी इस बात से, इसलिए कि मेरा तो मुझे जितनी सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी ने दी है, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि मैं जिन इलाकों को केटर कर रही हूँ और वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन करवा रही हूँ, वहाँ पे किसी आम इंसान का जाना नहीं हो सकता। हम जैसे लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन यह है कि हम जैसे लोग इसलिए सोच सकते हैं सिर्फ ओनली ऑन वन बेस कि अगर आर्मी से हम कांटेक्ट करें, लेकिन मुझे एक तो बात हमें थ्रू करवा दें। मैं बड़ा कंफ्यूज था जब मैंने फ्लड्स आए हुए थे। मैं अपने एक और चैनल की तरफ से मैं गया हुआ था कवरेज के लिए। हम तो साउथ पंजाब में थे, वहां से मुल्तान आए। ISPR के ऑफिस में हमारी मुलाकात हुई। वहां पे आप लोग भी आए हुए थे अपनी टीम के साथ। कोई UNDP की टीम थी और आप थी? नहीं, आप अकेली थी? UNDP की टीम नहीं थी, मैं अपने भाई के साथ थी, क्योंकि मैंने घर में एक वो फ्लड रिलीफ सा बनाया हुआ था और मैं सब अपने रिश्तेदारों को और फ्रेंड्स को वहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे वहाँ पे ISPR वालों ने बताया कि आप बड़े घर वर बनवा रही हैं, और यानी वहाँ पे जाके क्यों, यानी जहाँ पे आपने घर बनवाए इतनी दूर दूर खैबर पख्तूनख्वा में और जगहों पे? मैंने खैबर पख्तूनख्वा को इसलिए सिलेक्ट किया कि मुझे आर्मी ने पॉइंट आउट करवा के दिए कुछ ऐसे इलाके जिनमें आम शहरी नहीं जा सकते। तो जिसमें मुझे था कि मेन सेंट्रल जो एरियाज़ हैं, जैसा नौशहरा है, मुल्तान है, उसमें बहुत से हमारे गवर्नमेंट के लोग और बहुत से इस तरह के लोग जो NGOs हैं वो वहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन ये वाली जगह जो मियाँ ईसा है या बांडा इस्माइल शेख है और बांडा मला खेल है, ये इस तरह की जगह है जहाँ पे आम लोग नहीं काम कर रहे। तो मेरे लिए तो सारे पाकिस्तानी एक ही जैसे हैं और हमारे शहरी हैं। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, सॉरी, लेकिन कुछ ऐसे हुक्मरान भी हैं हमारे जिनको ये भी नहीं पता कि ये जगहें कहाँ पे हैं, और उनको बताना पड़ता है कि कहाँ पे हैं। एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको ये भी दिखाएंगे कि हदीका कियानी और इनके अहबाब ने किस तरह से घर कंस्ट्रक्ट किए, कहाँ पे किए, और अब उनकी क्या सिचुएशन है। लेकिन द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, मैं आपको बार बार याद दहानी करा दूं कि जुलाई ऑनवर्ड्स बी प्रिपेयर्ड फॉर अनदर फ्लड। क्या आप, हमारी हुकूमत, क्या हमारी रेस्क्यू एजेंसीज, हम सारे तैयार हैं इसके लिए या नहीं? आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। आज दुनिया न्यूज़ की पूरी टीम मुझ समेत जो है, हम यहाँ पे मियाँ ईसा जो है नौशहरा के करीब एक जगह वहाँ पे आए हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि पीछे से हमने रिवर काबुल वगैरह क्रॉस करके बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक्चुअली ये वो इलाके हैं जो सैलाब से बिल्कुल तबाह हो गए थे, और बिल्कुल ही यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था और लोग बेसर सामानी के आलम में रहे। हम लोगों ने क्या किया, यानी तमाम अहले वतन है कि अक्सर हमने खाने की अशिया भेज दी, सब कुछ कर दी, लेकिन ये भूल गए कि उसके बाद भी इन्होंने ज़िंदा रहना है और इन्होंने कारोबारी ज़िंदगी को आगे चलाना है। आज ये जो दुनिया न्यूज़ की टीम सफ़र कर रही है, ये सफ़र कर रही है विज़िट करने सैलाब के उन इलाकों को कि जहाँ पे वादे किए गए थे और कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे,
कि क्या वो वादे पूरे हुए हैं कि नहीं, क्या इनकी ज़िंदगियां जो हैं वो नॉर्मलाइज हुई हैं या नहीं। आप ये देख सकते हैं कि अब यहाँ पे खेती बाड़ी शुरू हो गई है, ट्रैक्टर चल रहा है, एक फसल जो है वो आधी तैयार हो गई है। और इधर आप देखेंगे तो ये नए घर ये इनको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके दिलवा रहे हैं, यहाँ पे लोग हैंड ओवर कर रहे हैं। बल्कि बड़ी प्लेजेंट सरप्राइज हमें मिली है यहाँ पे कि हमें मिली यहाँ पे हदीका कियानी, पाकिस्तान की टॉप सिंगर जो हैं, पॉप आर्टिस्ट, और उनकी फाउंडेशन जो है हदीका फाउंडेशन, उसने यहाँ पे तकरीबन 50 एक घर जो है वो कंस्ट्रक्ट कराए। एंड ये है मसलन बेनिफिशरी है कि आसिफ अली शाह साहब जो हैं इस घर के मकीन हैं, इसके मालिक हैं, और ये फाउंडेशन उसकी नेम प्लेट है कि उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट कराया। ये एक एक घर जो है या एक एक कमरे का जो घर जो है, इसकी ख़ास बात यह है कि इसको पाकिस्तान आर्मी की मदद के बगैर नहीं किया जा सकता था। हम देख रहे हैं कि फ्लड्स में अभी तक लोग जो है जो भूल गए हैं कि फ्लड्स आर ओवर, द मिजरीज आर स्टिल देयर, बट इट इज़ ओनली द पाकिस्तान आर्मी विद अ फ्यू हैंडफुल पीपल जो आके लोगों को हेल्प कर रही है। एंड ऑल क्रेडिट टू द आर्म फोर्सेस फॉर दैट कि उन्होंने वक्त गुजरने के बावजूद और टीवी कैमराज और मीडिया पब्लिसिटी ना होने के बावजूद दे आर डूइंग ओवर हियर। बट ओ हदीका कियानी, अस्सलाम वालेकुम। ये आप क्या लेके आई हैं? मैं इन लोगों की क्लॉक्स लेके आई हूँ, घड़ियाँ। दिखाएं जरा, ये क्या है इस घड़ी में? 4 साल की वारंटी है। 4 साल की वारंटी है। बस ये घड़ी है, ये लगाए ना लगाए मेरे लिए, मेरी तरफ से इनके लिए बस एक वो है कि हाँ कि इनका घर तो माशाल्लाह। आपको ख्याल कैसे आया कि ये इतने घर बनाने और आपने कैसे बना लिया? बस दिल से ख्याल आया। मेरे ख्याल में कोई इतना कुछ कर भी नहीं रहा, तो बस मुझे था कि मैं थोड़ा सा भी करूं तो करूं, मेरी तरफ से तो कोई कंट्रीब्यूशन हो इस अपने तो मुल्क आपको के क्या लिए। फायदा? आपको तो कोई पब्लिसाइज नहीं कर रहा था, आपको कोई ये नहीं कोई बेनिफिट क्या था? मेरे लिए इससे बड़ी फायदे की क्या बात है कि इन लोगों की छतें बन गई और इन लोगों की दुआएं मिल गई मुझे। मतलब मेरे लिए वाकई लाइफ तो इतनी सी होती है ना कि आपको दुआएं मिल जाएं और आपके लिए कोई एक अच्छी बात। मैंने एक टीवी के प्रोग्राम में देखा था, आपको बड़े बड़े कोई 1-2 लोगों ने बड़े वादे किए थे कि हम तो 100 घर बनवा देंगे, ये कर देंगे। उनमें से कितने लोग आए हैं सामने? एक भी नहीं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज़ कि ये वो टेम्पररी शेल्टर्स हैं अभी भी काफ़ी लोगों के, कि जब फ्लड से इनके घर तबाह हो गए थे तो इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो ये इस तरह के टेम्पररी शेल्टर्स जो हैं उनको बना के उसमें ठहरे थे। और अगर आप देखें ये ईंटें शीटें और ये मलबा शलबा जो है ये इनके पुराने घर के है सारा कुछ, और जो मलबा पड़ा हुआ है जो सैलाब में उड़ गया था। यहाँ पे हुआ क्या था? आपको उर्दू आती है बोलनी? जी आती है। ये सैलाब से तबाह हुआ है सारा कुछ? जी ये पूरा सैलाब से, ये हमारा घर था। अच्छा। ये पूरा सैलाब से ही तबाह हो गया था, वो पूरा सामान जो कुछ भी था वो यहाँ तबाह हो गया था। तो आप करते क्या हैं? अभी हम तो जिम्मेदारी करते हैं। आपकी मदद यहाँ किसने की है? हमारी मदद तो हुकूमत वाले आई हैं, कोई अपना वजीर आजम साहब के लोग या वजीर आला साहब के लोग या कोई भी? जी नहीं, ऐसे तो कोई लोग नहीं आए थे, लेकिन NGOs वाले हमारे उन्होंने नारे बड़े मारे थे कि हमने इतने पैसे दिए हैं, ये किया है, बड़े काम कर रहे हैं। जी हमारा तो यही घर है, हमारा तो अभी तक वतन कार्ड भी नहीं बनाए। यहाँ हुकूमत नहीं आई? कोई हुकूमत ने? ये NGOs वाला आता है जी। हाँ। और ये इमदाद करते हैं। हाँ जी। हुकूमत नहीं आई? नहीं, हुकूमत नहीं आता है, नहीं आए बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल आता? जी हाँ बिल्कुल। कोई MNA कोई MP नहीं कोई जी, ऐसा? कोई आदमी नहीं आए। तो नारे तो उन्होंने इतने मारे हैं कि हमने सारा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं यार, ऐसे नारे लगाए जी, लेकिन कोई चीज नहीं बनाया, किसी का दीवार भी नहीं बनाया हुकूमत ने। हाँ जी हुकूमत ने। और वतन कार्ड जो है हमारा, देखो जी पहले मुतासिर हम है इधर, हमारा वतन कार्ड नहीं बना हुआ है अभी तक। वैसे उम्र क्या है आपकी? जी तकरीबन शनाख्ती कार्ड और नहीं सच बोलें, शनाख्ती कार्ड तो छोड़ दें। 46 साल। नहीं मैं नहीं, सच बोल रहे, खरी बात करें। मेरा बड़ा भाई जो है वो 50 साल का है। नहीं वो आपका बड़ा भाई जरूर 50 का होगा, आपकी उम्र को तो घर गिर गए, मैं देख रहा हूँ। वो ऐसा है। नाज़िम साहब हमसे हमारा मजाक नहीं है। हम यहाँ पे जो खड़े हैं एक्चुअली, और आप देख रहे हैं कि पूरा रिहेबिलिटेशन का जो काम हो रहा है, ये इंडिविजुअल्स या NGOs तो ज़रूर कर रही हैं, फाउंडेशंस भी कर रही हैं, लेकिन असल जो रोविंग स्पिरिट है पीछे वो पाकिस्तान आर्मी है। और हमें इस वक्त जो यहाँ पे एस्कॉर्ट कर रही हैं, सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं, वो 17 सिंध के लोग हैं और 14 सिंध के लोग हैं। और कर्नल शाहब साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं यहाँ पे। कर्नल साहब, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। सैलाब का तो हमें मोरलेस पता ही है सबको,
आप लोग इससे पहले हार्ड एरिया से भी होके आए हैं, वजीरिस्तान वगैरह एजेंसीज़ वगैरह से, डिफरेंट एजेंसीज़ में वहाँ करके, और अब आप यहाँ पे आ गए हार्ड एरिया पे मज़ीद, तो कभी दिल नहीं करता कि सॉफ्ट एरियाज़ में जाएं और ये छोड़ें, किसी और के लिए काम छोड़ें? ये भी हमारा ही काम है, मेरा ख्याल है। जब एक कौम मुसीबत की घड़ी में थी तो मेरा ख्याल है कि हम कौम से अलग बिल्कुल नहीं हैं, और हमारे कोर कमांडर ने, 11 कोर कमांडर ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ख़ुसूसी तौर पर इसमें दिलचस्पी ली। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो आर्मी ने अपने घर बनाए हैं, जो अपने फंड से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने या कोर कमांडर ने रिलीज़ किए थे, उनसे भी तकरीबन हमने 1000 के करीब घर इस सूबे में बनाया हुआ है। जो ये घर बने हुए ना, उनकी लुक बिल्कुल ऐसी थी, यानी ये रबल था पूरा, बिल्कुल रबल, टोटल स्क्रैच से। क्योंकि मैंने इनको कहा था कि मेरी एक लिमिटेड अमाउंट है और जिसमें जितने लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं वो एक लिमिटेड उसमें है, क्योंकि एनजीओ वगैरह नहीं है मेरी। यहाँ पे हम हैं, ये जगह जो है नौशहरा से तकरीबन कोई 1.25 घंटे की ड्राइव पे है। इसका नाम है बांडा इस्माइल शेख। एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी ने अपने डिफरेंट जो ऑपरेशनल एरियाज़ बनाए हुए हैं, वर्क एरियाज़ फॉर फ्लड रिहेबिलिटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंडर जो उनका कोर है यहाँ पे, वो आके इसको मैनेज कर रहे हैं। और कल मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी भी 2,80,000 ऐसे अफराद हैं जिनके पास घर ही नहीं है और जिनका सब कुछ टूट गया। और ये आप देख रहे हैं कि इन एरियाज़ में यहाँ पे सारी अभी तक टेम्प्रेरी शेल्टर है, और अभी इन्होंने सख्त सर्दियाँ काट ली हैं और सख्त गर्मियाँ आ रही हैं, और ये 12-12, 14-14 लोग और इनके जानवर और इनकी मुर्गियाँ सारे एक-एक टेंट के अंदर यहाँ पे बस रहे हैं। तो यहाँ पे आर्मी इज़ इन्वाइटिंग इंडिविजुअल्स एंड NGOs के वो आके यहाँ पे रिहेबिलिटेशन जो है करें और न सिर्फ घर बनाएं ताकि इनका कारोबारी ज़िंदगी जो है वो शुरू हो सके। इस घर में 12 बंदे रह रहे, 12 बंदे, जिसमें से 2 फैमिली रहे जो शादीशुदा है, और उसके अलावा बाकी बंदे जो है ना वो भी साथ रह रहे, और इसके साथ ही इसकी माल मवेशी जितने भी है ना वो भी साथ इनके साथ ही होते हैं, क्योंकि ये माल जिम्मेदार लोग हैं, माल मवेशी के बगैर इनका गुजारा नहीं होता। तो एक ही शेल्टर में माल मवेशी भी साथ होते हैं और वो फैमिली भी होती है। यहाँ कितनी फैमिलीज हैं इस तरह? अभी हम जो घर बना रहे हैं बेसिकली हम आर्मी के साथ, तो ये कि हम इधर अप टू 100 घर बना। आप अपना UNHCR से? नहीं, मैं आर्मी से। आर्मी से। ये जो है फ्लड्स तो हमारे बड़े अरसे पहले ख़त्म हो गए थे और ऑब्वियसली लोगों ने मदद भी बड़ी की, लेकिन उस वक्त जो एक जोश था वो अब ठंडा पड़ गया और जो लोग अफेक्टेड हैं इस वक्त भी तकरीबन कोई यहाँ पे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में तकरीबन कोई चंद मिलियंस में उनकी तादाद है
वो अभी तक बेयारो मददगार हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं उस साइड पे कि इनके जो टेम्प्रेरी शेल्टर्स हैं ये नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल ने यानी नॉर्वे की हुकूमत ने दिए थे, और यहाँ पे अभी तक इनको कोई परमानेंट इनके पास नहीं है। यहाँ पे हेल्थ हैजर्ड्स हैं, यहाँ पे सोशल हैजर्ड्स हैं इनके साथ, यहाँ पे इनके एनिमल वैक्सीनेशंस उनको चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, स्कूलिंग्स नहीं है, और एक अजीब किस्म का माहौल है क्योंकि हम लोग इनको भूल चुके हैं यहाँ पे कि फ्लड के बाद देयर वाज अ लाइफ टू बिगिन आफ्टर दैट। सिर्फ खाना देना या पानी देना उस वक्त जो है वो उस वक्त ज़रूरी था, लेकिन अब ज़रूरी ये है कि इनको हम किस तरह सस्टेन करें। मुझे कल जो पाकिस्तान आर्मी वालों ने प्रेजेंटेशन दी, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 37 बिलियन का लॉस हुआ है टोटल, और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस बहुत ज़्यादा हैवी है, और उसमें अभी तक जो रकम आई है दैट इज़ ओनली 5 बिलियन। तो 32 बिलियन का डेफिसिट है, और ये लाखों अफराद और लाखों घर जो है बेयारो मददगार इन हालात में यहाँ पे पड़े हुए। ये सैलाब से अभी तक ठीक नहीं हुआ यहाँ पे, काम वाम नहीं हुआ था? काम आए थे, जेन जोल बहुत आए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम किए, थोड़ा बाकी है, बहुत सारे घर टूट गए ना, इसलिए बस। तो यहाँ कारोबार क्या लोगों का रहते किस तरह? बस जमींदार है जी, बहुत सारे किसान है और माल मवेशी का काम करते हैं बस। तो अब यानी यहाँ पे तो बहुत से लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उसी तरह बाहर हैं, तो उनका क्या होगा? बस सारा आप लोगों की मदद चाहिए कि आप लोग आए और हमारा घर बार देके और हमारा मदद करे कि हमारा घर बना सके, तो हम इधर खुद आ जाएंगे बस रहने के लिए। अभी आप किधर रह रहे हो? अभी हम इधर शेल्टरों में रहते हैं। ये जो टेंट वगैरह? हाँ, इसमें रहते हैं, अभी इसमें रहते हैं। चलो, थैंक यू, मेहरबानी। क्या नाम है आपका? अदनान नाम है। अदनान। ये आपका घर है? नहीं, मेरे चाचा का घर है। चाचा का? तो ये सारा टेंट वेंट लगा हुआ है, घर का क्या? ये घर है ना उसका, हमारा ये घर है। ये बस प्लास्टिक का जो है ये घर है? हाँ जी, ये घर है। पहला सही था ना, हाँ, सैलाब की वजह से बस खत्म हो गया। तो उसके बाद को बनाने नहीं आया? नहीं, पैसे में से नहीं, किस तरह बनाए? नहीं, तो हुकूमत ने नहीं बना के? नहीं, हुकूमत ने नहीं बनाया। कोई एमएनए नहीं आया, कोई एमपी? कोई भी नहीं आया। एमएनए कौन है यहाँ का? एमएनए यहाँ का इंजीनियर तारिक खटक है। इंजीनियर तारिक खटक। और एमपी कौन है? परवेज खटक। परवेज खटक। तो कभी आए हैं यहाँ पे वो? नहीं आए, एक दफा भी नहीं आए? नहीं। कौन सी जमात है उनकी? पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी है। और वो सैलाब से लेके अभी तक एक दफा नहीं आए अपने इलाके में? वोट के लिए आता है। और वोट के लिए आता है? वोट मांगने आएगा तो आपने क्या कहना है उसको? नहीं देना, वोट नहीं देना। वो कहना भाग जाए। हाँ जी। ओके। कब लोग यहाँ पे इस तरह से बगैर घर के, बगैर सामान के? इस सितंबर से तकरीबन इस इधर है, इस तरह सैलाब के बाद हाँ से? जी, सैलाब के बाद से इधर है। तो उसके बाद यहाँ पे हुकूमत नहीं आई है, कोई काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं, काम तो ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है जी, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तेज नहीं हो रहा है जी। क्या वजह है? बस अब ये पता नहीं, ये हुकूमत को पता होगा। ये तो सारे आर्मी वाले कर रहे हैं। हाँ, ये तो आर्मी वाले के तो हम बहुत ज्यादा मशकूर हैं, हमारे सख्त वक्त में मदद की। जो भी इन्होंने दिया है वो सही जलील लोगों के दिए हमें, मतलब है कि अगर राशन दिए इन्होंने तो वो भी तरसा तरसा की दिए। कैसे गुजर बसर कैसे हो रहा है यहाँ पे? घर है नहीं, कुछ नहीं है, तो कैसे बच्चे कैसे रहते हैं? बच्चे अल्लाह के करम पर है जी। जितने SRSP जितने एनजीओ है उन्होंने हैंडपंप लगाए हुए, लेकिन ये स्ट्रीट्स में हमने ये एक हैंडपंप पर तकरीबन 1,25,000 रुपए खर्चा आता है जी, और हमारा जो है 5,000 रुपए पर एक हैंडपंप जो है। पानी कितने फुट नीचे है? ये तकरीबन जी 100 फुट। ये तो कहते हैं कि क्लीन वाटर जो है वैसे तो 40 फुट के पर है, लेकिन ये जो है ना ये बोर करते 100 फीट से नहीं, तो उस पे कैसे 1,00,000 1,50,000 रुपए खर्चा आता है? तो 10-15,000 रुपए। हमने उनको कहा कि ये 5,000 फी जो है ना घर पर एक हैंडपंप लगाए, ये 1,25,000 में कितने घरों को एक एक हैंडपंप प्रोवाइड होगा, लेकिन वो मानते हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम। मेकिंग हाउस इज वन थिंग, क्रिएटिंग सस्टेनेबिलिटी इज अनदर। तो वो कौन करेगा यहाँ पे? थोड़ा सा सबको ही जागना पड़ेगा मेरे ख्याल में। इस पूरे सिनेरियो के अंदर मैं समझती हूँ एक इंसान, एक इंडिविजुअल का काम नहीं है ये, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। इसमें सबको जागना पड़ेगा। मतलब मुझे तो इतना पता है कि अभी जो एक इंस्टीट्यूशन एक्टिवली काम कर रहा है वो आर्मी है।
फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, वो ले जा भी रहे हैं, स्पॉट भी कर रहे हैं, आपको पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि यहाँ 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 ये चीज़ें जो हैं वो इसमें इस जगह पे घरों की कमी है, इस जगह पे वाटर प्लांट्स की कमी है। एक एक चीज़ अगलों ने पूरा अपना होमवर्क किया हुआ है। उसी तरह ही अगर इंडिविजुअल्स भी और मुख्तलिफ NGOs जो हैं या इवन गवर्नमेंट भी अगर थोड़ा सा और एक्टिवली इस चीज़ में अवेयर हो जाए तो बहुत अच्छा है। वो तो कह रहे हैं कि सारे पैसे खाए जाते हैं लोग यहाँ पे, MNAs वगैरह जो उनके हैं, तो उसका क्या इलाज है? अब इस बात की वजह से शायद हो सकता है हमारी जो क्लेम है कि ये बोगस वोटों से आई हूँ, अगर बोगस वोटों से आए तो फिर यकीनन पैसे खा रहे हैं। हम इधर रह नहीं रहे और 20,000 के ऊपर बिल आ रहा है। 20,000 बिल्कुल 20,000 के ऊपर बिल आ रहा है जी। हर आदमी से आप पूछे 10,000 20,000 20,000 रुपए जो है ना वो जमा हो चुका है फ्लड से के बाद। जब से हमारा घर भी नहीं है, हमारा घर भी नहीं है। बिल को देखो क्या जी, ये बिल जो देख ले, घर हमारा है नहीं, दिखाया घर है। ये घर किधर है? ये घर हमारा किधर है? हमें शेल्टर में रहते हैं उधर। शेल्टर मीटर नहीं है। ये शेल्टर यानी जो NGO ने आपको खेमा लगा के दिया हुआ उस पे बिल आता है? हाँ, तो बिजली किधर है? बिजली है नहीं, मीटर नहीं है, तार नहीं है, बिजली नहीं है। ये किस किस्म की हुकूमत है? अपने ही लोगों की कमर तोड़ दी है। ये तो बेचारे पहले ही मरे हुए हैं, सैलाब ने इनको कुछ नहीं छोड़ा। ऊपर हमारे चोर और करप्ट लोग जिस तरह के भर गए हैं इस मुल्क में, हुकूमत के अंदर भी, ऐवान इक़्तिदार के अंदर भी, वापडा के अंदर, ऐसा लोगों पे तो लानत है कि जो इन गरीब लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये फ्लड की डेविस्टेशन जो है, पोस्ट डेविस्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लड्स के बाद की जो आफ्टरमैथ है उसके बारे में डिटेल्स क्या हैं, स्टूडियो में चलते हैं, वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जब पहले आप देख रहे थे कि हदीका कियानी किन किन इलाकों में गई और वहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है। कई इलाके उनमें ऐसे भी हैं जहाँ दुनिया न्यूज़ की टीम इनके साथ जब गई थी, और ये अभी की बात नहीं है, ये काफ़ी पहले की बात है, कोई 3 महीने हो गए इस बात को, तकरीबन 3 महीने पहले की बात है जब हम लोग वहाँ पर गए थे। तो यही आर्मी को हमें एस्कॉर्ट भी करना पड़ा था क्योंकि उन इलाकों में इंतहाई ख़तरा भी रहता है डकैतियों वगैरह का। जहाँ पे सैलाब आया वहाँ गुर्बत बढ़ी, जहाँ गुर्बत बढ़ी वहाँ पे डकैती भी हुई, चोरी भी हुई, मशकूक लोग भी उसी दिन इनफैक्ट वहाँ पे पकड़े गए थे। 3 मशकूक लोग पकड़े गए थे जब हम वहाँ पे थे। अधिका ये लोग इनके मतलब ये कहना सही है? कई लोग कहते हैं कि जी ये हमेशा से गरीब थे और इनकी तो आदत है मांगना, हम दे दे के थक जाते हैं, ये मांगते रहते हैं। देखिए ये खुदा न खास्ता ऐसी बात है कि अगर लाहौर में सैलाब आ जाए तो हमारे और आप जैसे लोग भी मांगने के अलावा और क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो अगर हमारी ज़रिया माश ही वो हमारे मवेशी हैं या जो हमारे बिजनेसेस हैं शहरों में देख लें तो वो लोग बहुत ही वेल ऑफ लोग थे, हमारी और आपकी तरह के ही लोग थे, इसलिए उनके ऊपर कोई जमींदारा भी कर रहे थे, मवेशी भी थे, तो किसी के ऊपर भी लेकिन हमारी हुकूमतों को तो मांगने की आदत है। और लेकिन मैंने ये देखा है कि हुकूमत को तो और ख़ासतौर सूबाई हुकूमतों को तो लोगों ने मदद वगैरह नहीं की, उनका ट्रस्ट डेफिसिट था। आपको कैसे पैसे मिलते रहे हैं? मुझे मेरे रिश्तेदारों से, फैमिली फ्रेंड्स और उनके आगे से फ्रेंड्स और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैं अभी शायद जिक्र करना चाहूँगी कि एक तो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ऑस्टिन टेक्सास, वहाँ पे उनके जनरल सेक्रेटरी थे उस टाइम इरफान उज़ैर साहब, उन्होंने वहाँ की पाकिस्तानी एसोसिएशन को इकट्ठा किया और काफ़ी मुझे हेल्प की। वहाँ से फिर बैतुल माल डेलस में उन्होंने मेरी हेल्प की। इसके अलावा मेरी एक और फ्रेंड है बंटी, उसके भी बहुत रिश्तेदारों ने और फ्रेंड्स ने बहुत इंडिविजुअली बच्चों ने पॉकेट मनी जमा कर कर के मेरी हेल्प की। UCP में मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मैंने काफ़ी दफ़ा जाके अपील्स की, सिटी स्कूल में किया, लाइसियम में किया, सब ने मुझे सपोर्ट दी। मलिक रियाज साहब ने बहुत सपोर्ट की, मियाँ इजाज साहब ने सपोर्ट की, फराज साहब ने बहुत सपोर्ट की। ये लोग मदद करना चाहते हैं इंटरवुड वालों, यस बिल्कुल, बहुत से ऐसे अगर लोग हैं उनको लगे कि आप आगे कुछ कर रहे हैं, अगर उनको ये श्योरिटी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्क में इस तरह के लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं और उनको इस तरह के लोग चाहिए कि वो वाकई जेन्युइनली काम करें। और मैं जहाँ पे आर्मी का जिक्र करती हूँ, मुबशिर साहब आपने आर्मी की बड़ी पॉजिटिव बात की है, लेकिन मुझे ओवरऑल नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन जितने भी मैं TV शोज़ देख रही होती हूँ, एक तो फ्लड भी बिल्कुल वैनिश हो चुका है, प्लस आर्मी के ऊपर भी जूते ही हैं
कि जूते ही मारे जा रहे हैं उनको। मतलब ये इस चीज़ को मैं समझती हूँ कि मुझे तो इतना पता है कि मेरे साथ जितना आर्मी ने कोऑपरेट किया है, बल्कि वो मेरे साथ नहीं किया, वो उन गरीब लोगों के साथ, पाकिस्तानीज़ के साथ किया है। और उन इलाकों में अब आप मुझे बताएं कि जहाँ पे मेरे अभी इस टाइम 150 घर बन रहे हैं, जिनमें से 80 कंप्लीट हो गए हैं और 50 मियाँ ईसा में कंप्लीट हो गए हैं, यानी टोटल 120 हाउसेस आर्मी की बदौलत, मतलब माशाल्लाह बहुत से लोगों ने हेल्प किया फाइनेंशियली, बट उन लोगों ने वहाँ जा के उन एरियाज़ के अंदर हेल्प की है आर्मी वालों ने। उनको क्या मिल रहा है इस चीज़ का? अगर वो लोग ना होते तो वैसे भी कॉस्ट 5 गुना बढ़ जाती। एक तो एक्सेसिबिलिटी ना होती, कॉस्ट 5 गुना बढ़ती। नहीं, प्लस ये मैं कहती हूँ इनकॉर्पोरेट कर दिया गया ना हमारे दिमागों में कि आर्मी भी बुरी, हुकूमत भी बुरी, सब बुरे। आई थिंक अच्छे लोग हैं और आर्मी तो डेफिनेटली अच्छा काम कर रही है। आई एम नॉट बीइंग देयर एम्बेसडर, मैं आर्मी की एम्बेसडर नहीं हूँ हरगिज़, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि आई एम कमिंग टू अ सीरियस इशू, क्योंकि फ्लड्स के नाम पे बड़े लोगों ने तंजीमें भी बनाई, बड़े लोगों ने पैसे भी लिए, खुद हम लोगों ने किया। यानी अल्लाह का शुक्र है जो हमारी बिसात हुई, हम लोगों ने काम किया वहां पे, लेकिन काफी लोगों ने लूट मार भी की इसमें। तो ऐसी चीजों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं उनको इंडिविजुअली और कलेक्टिवली काम करना चाहिए और थोड़ा सा नेगेटिविटी को साइड पे करके ऐसे लोगों को जो आजमाए हुए हैं उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। आपको पता है मुझे YDA ने ऑफर किया, YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पंजाब ने, वो पिछले साल फ्लड्स में भी उन्होंने बड़ा काम किया था। उन्होंने कहा कि जी अगर आप समझते हैं रिहैबिलिटेशन में कहीं पे पूरे YDA की जरूरत है तो हम लोग अपनी खिदमात देने को हाजिर हैं। 23,000 मेंबर्स, 77,000 मेंबर्स ऑफ YDA वांट टू हेल्प, बट उनको पता होना चाहिए कि वहाँ पे काम हो रहा है। एग्जैक्टली तो वो आई एम श्योर कि यहाँ पे अगर YDA करना चाह रहे हैं तो YDA अपना कोई मैनेजमेंट करे और वहाँ पे उनके साथ जहाँ रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, रिहैब की जरूरत है, वहाँ पे वो कोई असाइन करें जाके बंदा। नहीं, आप लोग अगर उनको बताते हैं ना तो वो आपके साथ आएंगे। मुझे अब ये बताएं कि हम आपकी क्या इसमें सपोर्ट कर सकते हैं? कितने घर रह गए, कितने घर और बनने चाहिए, कितने की? देखिए मेरा तो टारगेट ये था कि जितने भी बने उतने कम है। 18 लाख घर जो हैं वो तबाह हुए हैं और 18 लाख में से अगर मैंने 250 बना दिए हैं, 200 बना दिए हैं, तो वो मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। मतलब मैं तो जब 50 घर बनाए थे तो मैंने सोचा था ये मैंने मतलब इतने कम, अब मुझे और बनाने चाहिए। फिर मैं गई, फिर मुझे आर्मी वालों ने कहा कि अब आप पब्बी वाली साइड पे जाएं, वो भी बड़ा मुश्किल एरिया, बांडा इस्माइल शेख और बांडा मला खेल। हम लोग गए थे आपके साथ। जी वहाँ आप लोग गए, वहाँ पे 150 घर मैंने कमिट कर लिया और बाखुदा मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मेरा कोई प्लान नहीं था, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि मुझे 150 घर किस तरह बनेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मैनिफेस्ट कर दिया। और मेरे ख्याल में सारी बात नियतों की होती है और मुझे इस बात का पक्का पता है कि अगर नियत आप करें तो बहुत आपके लाइक माइंडेड लोग आपको मिल जाते हैं। एनजीओ क्यों नहीं बनाती हैं आप? एनजीओ बना लेना। नहीं, अभी मैं एनजीओ नहीं बना सकती क्योंकि अभी मैं जो काम करना चाह रही हूँ वो मैं उसको बड़े दिल लगा के और फोकस करके कर रही हूँ। अभी मैं अपना बिजनेस। आप नहीं चाहती कि हम आपको बुरा कहें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एनजीओ भी बनाऊंगी तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला वो बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन एट दिस पॉइंट अभी मैं अपने म्यूजिक पे फोकस कर रही हूँ। बोल मूवी के सॉन्ग्स आए हैं, उसकी हम लोग सारी प्रमोशनल चीज़ें कर रहे हैं, वीडियोस पे काम कर रही हूँ। मैंने अपना सैलून अभी जो है उस पे मैं काम कर रही हूँ। क्या सैलून खोल रही हैं? सैलून खोल रही हूँ अपने नाम से डिफेंस में, लाहौर में। मेंस सैलून है, विमेंस है, क्या है? प्योरली ब्राइडल सैलून होगा जिसमें मतलब पार्टी मेकअप्स और मैं तो सिर्फ नबीला के पास ही जाऊंगा फिर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सैलून इतना अच्छे तरीके से चले कि कल को अगर मैं एनजीओ भी बनाती हूँ तो मेरा अपना सैलून और मेरा अपना स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो जाए कि अगर मुझे कोई डोनेशंस नहीं भी दे रहा हो खुदा न खास्ता, तो मैं अपने सैलून से उसकी जो मैं जनरेट करूँ वो मैं एनजीओ को उसमें सपोर्ट करूँ। मैं आपको पता है किस वजह से मैं आपको मान रहा हूँ और किस वजह से यू आर सिटिंग हियर, जिसको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान ने कहीं ना कहीं वो वीक एरिया में एक्सपोज हो जाता है। और जहाँ पे मैं समझता हूँ कि हदीका कियानी वाज एक्सपोज टू अस एंड आवर टीम, कि जब हम लोग कोट अद्दू के अंदर जाके हम अपनी एक रिपोर्ट बना रहे थे और हमने आपको एक डिफरेंट विलेज में देखा है, यू डिडंट नो, हमने हमारे कैमरामैन ने आपको फॉलो किया, तो हम चाह रहे थे एक पता करने के, और वहाँ पे जिस तरह आपने उन बच्चों को गोद वोद उठाया तो वो कोई एक्टिंग नहीं हो सकती। बट मुझे ये बताएं कि What was going through your mind at that time? ना को देख रहा है, ना को कैमरा है, ना कुछ है। मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई ना फ्लड से। मतलब अर्थक्वेक में भी मेरी जिंदगी चेंज की, फ्लड ने भी मेरी जिंदगी चेंज कर दी। और मैं समझती हूँ कि कुछ थॉट्स इंसान की ऐसी होती हैं जो बहुत सॉलिड थॉट्स होती हैं जो आपके दिमाग में आती हैं, और बहुत सारी थॉट्स ऐसी होती हैं जो एवेपोरेट हो जाती हैं। तो ये ऐसी थॉट थी कि जिसने मेरी पूरी जिंदगी चेंज कर दी कि मैंने अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के शहरियों के लिए कुछ करना है। एंड आई जस्ट डोंट वांट टू बी ओनली अ सिंगर, एंड आई डोंट वांट टू बी रिकॉल्ड। मैं सिर्फ एज अ सिंगर नहीं याद
मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे सिर्फ एज अ सिंगर याद करें जब मैं मर जाऊं तो। मतलब मुझे इस चीज का है कि आपको देख के मरने का तो किसी को नहीं ख्याल आता। मरने की बात नहीं है, लेकिन मुझे है कि इंसान को कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करना चाहिए जिससे आपको कोई 4 अच्छे जुमलों से याद रखे। और मेरा दिल, मुझे दिल से तसल्ली होती है इस बात में। मरने के बाद किसने देखा किसी ने याद किया या ना किया, लेकिन मुझे दिल से तसल्ली होती है कि जब मैं किसी को खुशी देती हूँ या मैं थोड़ा सा भी आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए कुछ कर लेती हूँ, मुझे बहुत तसल्ली होती है। मैं रात को सुकून से सोती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून से सोती हूँ कि चलो मैंने जितने भी घर बनाए हैं कम से कम वो लोग अब कम से कम पक्की छतों के नीचे तो सो रहे होंगे ना, कम से कम खुदा अगर अभी लोग आपको हेल्प करना चाहें और जो बाकी घर रह गए उनमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो किस तरह से? मैं तो चाहती हूँ मैं 1000 घर बनाऊं, मैं तो हजारों घर बनाऊं। जितने हमारे बेघर लोग हुए हैं वहां पे 18 लाख बेघर हुए हैं। मैं तो चाहूँ तो मेरे बस में तो मैं 18 के 18 लाख घर बना दूं। नहीं तो लोग आपको किस तरह राब्ता मुझे इतना पता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि 50,000 में अगर एक यूनिट बन जाता है और जो कि मैं बना रही हूँ वहां पे विद वॉशरूम या उनकी पूरी एक बाउंड्री के साथ। 50,000 में इसलिए बन रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आर्मी ले रही है, जो है वो यानी वो तो ले नहीं रहे ना आपसे, तो वो तो सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट आ रही है, इसलिए 50 का बन रहा है, वरना तो वो 1,00,000-1.5 लाख का बनेगा। वो कुछ इलाके ऐसे सिंध के इलाके हैं या पंजाब के इलाके हैं जहाँ 1.5 लाख का हो रहा है, घर बन रहा है, जो कि जेन्युइनली बन रहा है। लेकिन मैं तो चाहूँ तो मैं मेरे पे ट्रस्ट करें तो जरूर, क्यों नहीं। मैं तो आई कैन मेक अ डिफरेंस, मैं बता रही हूँ, विदाउट एन एनजीओ। अधिका कियानी को अगर आपने सपोर्ट करना हो तो आप दुनिया न्यूज़ के थ्रू आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गिव अ डोनेशन आप इनको ज़रूर कांटेक्ट करें। लेकिन मैं आपको और हुक्मरानों को दोबारा से एक बात जो बावर कराना चाहता हूँ वो ये है कि सैलाब आ सकता है दोबारा। अल्लाह करे कि ये प्रेडिक्शन टोटली गलत हो और अल्लाह करे कि इस बारी आप लोग मेरी क्लिप्स यूट्यूब के ऊपर चलाएं कि देखो इसने झूठ बोला, इसने झूठ बोला, इसने गलत आके हमें डराया। और अल्लाह करे कि ये सारी मेरी बात जो है गलत साबित हो जाए। लेकिन लग ये रहा है कि पिछले साल से बड़ा सैलाब आ रहा है और ये यकीनी तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें उसके लिए तैयार नहीं है। इन्होंने कोई हिकमत अमली नहीं की। जब सैलाब आ भी गया था तो कोई हिकमत अमली नहीं हुई थी, ब्लेम गेम हुई थी, एक दूसरे पे उंगलियां उठाई गई थी और कमीशन भी बना। उस कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ वो भी आपको पता है, जुडिशल कमीशन, और लोगों के 6-6, 8-8, 9-9 अकाउंट्स बन गए और उन अकाउंट्स का भी आपको पता है कि क्या हुआ। बट हैविंग सेड दैट वी विश यू लक। और अगर आपकी इस एंडेवर में हम या दुनिया न्यूज़ कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा। नेकी और पूछ एक्चुअली हम आपको फॉलो पता कहाँ कर रहे हैं, जहां पे आप कंस्ट्रक्शन कर रही हैं जाके, ताकि हमें पता चले कि काम कर कौन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का, मैं अभी मीडिया के सामने या लोगों के सामने मुझे बिल्कुल, मैं सुकून से कह रही हूँ कि आप जाके देखें जो मेरा काम हो रहा है माशाल्लाह से। मेरी कोई एनजीओ नहीं है, मैं यहाँ पे कोई ना पॉलिटिक्स में आने का कोई सोच रही हूँ ज़िंदगी में, मैं बल्कि वहाँ जाके उन ख़वातीन से जिनसे मिलती हूँ उनको भी मैं ये बताती हूँ कि आप ये ना सोचना कि मैं कुछ सियासत में आने के लिए यहाँ 4 घर बना रही हूँ या जो 200 घर बना रही हूँ। इसी बात पे आपको कई पॉलिटिकल ऑफर्स आ जाएंगी। अधिका कियानी, Pakistan's #1 pop star and a philanthropist. Until tomorrow, Allah Hafiz.